14 जनवरी 1761 पानीपत का मैदान। वही दिन जब एक लड़ाई ने भारत का भविष्य तैयार कर दिया। एक और था मराठा साम्राज्य जो लड़ रहा था छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को जीवित रखने के लिए, और दूसरी ओर था अफगानिस्तान का बादशाह अहमद शाह अब्दाली जो हिंदुस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था और इसी भूमि को फिर से अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था। ये युद्ध सिर्फ सीमाओं का नहीं था, ये सत्ता, सम्मान और अस्तित्व की टक्कर। एक ही दिन में लाखों सैनिक गिरे। और उसी दिन की धूल में दफन हो गई आने वाले 100 वर्षों की भारत की कहानी। यही थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। इसने तय किया कि भारत का भविष्य हिंदुस्तानियों के हाथों में रहेगा या किसी और के। चलिए जानते हैं कैसे शुरू हुई ये गाथा। आप देख रहे हैं इंडियन एम्पायर टेल्स, जहां इतिहास की तलवार अब फिर से चमक रही है। अगर आप भी उस इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तलवार की तरह हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं हूं राहुल, आपके साथ इस गौरवशाली इतिहास की खोज में। 17वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में मुगलों का साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन उस समय महाराष्ट्र की धरती पर एक नई क्रांति की ज्वाला ने जन्म लिया। वो थी हिंदवी स्वराज्य की ज्वाला, और इस ज्वाला के जनक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। असाधारण नेतृत्व और दिल में स्वराज्य निर्माण करने की आग को बरकरार रखते हुए छत्रपति ने मराठा साम्राज्य की जड़ें मजबूत कर दी थी। 1674 में रायगढ़ किले पर छत्रपति का राज्याभिषेक किया गया और वहीं से मराठा साम्राज्य की नींव पड़ी। उन्होंने अफजल खान से लेकर मुगल बादशाह औरंगजेब की सेनाओं तक सभी को अपनी रणनीति, गुरिल्ला वार टेक्निक और अदम्य साहस से पराजित किया। 1680 में जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तो उस समय स्वराज्य का भार संभाला उनके ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने। संभाजी महाराज विद्वान भी थे और योद्धा भी। उन्होंने औरंगजेब के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। 8 वर्षों तक वो मराठा साम्राज्य की रक्षा करते हुए लड़ते रहे। 1689 में मुगल सेना ने संभाजी महाराज को धोखे से संगमेश्वर के पास पकड़ लिया। औरंगजेब ने उन पर अमानवीय जुल्म करने के बाद आखिरकार उन्होंने प्राण त्याग दिया और मराठा पराक्रम को अमर किया। संभाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य के सिंहासन पर छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजाराम महाराज बैठ गए। उन्होंने भी मुगलों से संघर्ष जारी रखा, पर हालात बिगड़ने की वजह से राजाराम महाराज को दक्षिण भारत के जिंजी किले से शासन चलाना पड़ा। 1700 में जब उनका देहांत हुआ तब मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली राजाराम महाराज की विधवा महारानी ताराबाई ने। ताराबाई ने मराठा साम्राज्य की राजनीति और सेना दोनों को संगठित किया और मुगलों की नींद हराम कर दी। 1707 में सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मुगल साम्राज्य की जड़ें अब हिल चुकी थी। इसी बीच एक नाम फिर से चर्चा में आया, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र। 1689 में जब छत्रपति संभाजी महाराज को कैद किया गया तब उनका छोटा बेटा शाहू को मुगलों ने बंदी बना लिया था। औरंगजेब ने सोचा था अगर मराठा युवराज को दिल्ली लेकर गए और इस्लाम में परिवर्तित किया जाए तो मराठाओं की रीढ़ टूट जाएगी। औरंगजेब के पीछे दिल्ली में उत्तराधिकारी का संकट खड़ा हुआ। शाह आलम ने सत्ता के लिए शाहू महाराज को एक चाल चलते हुए दिल्ली से मराठाओं के पास भेज दिया। मराठा फिर से आपस में बट जाए, ये शाह आलम का मकसद था। 1708 में शाहू महाराज को रिहा किया और वो सातारा पहुंचे, लेकिन वहां उनका स्वागत सम्मान से नहीं बल्कि संदेह से हुआ, क्योंकि वहां पहले से महारानी ताराबाई अपने पुत्र दूसरे शिवाजी के नाम पर शासन कर रही थी। दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ मराठा साम्राज्य का गृह युद्ध। एक तरफ थी महारानी ताराबाई जो खुद को मराठा साम्राज्य की उत्तराधिकारी मानती थी, और दूसरी तरफ थे शाहू महाराज जिन्हें दिल्ली से मुक्ति मिली थी। पर शाहू के साथ एक ऐसा व्यक्ति था जो आने वाले युग में मराठा साम्राज्य की दिशा बदलने वाला था, बालाजी विश्वनाथ भट्ट। बालाजी विश्वनाथ मराठा दरबार के एक बुद्धिमान और चतुर प्रशासक थे। वो शाहू महाराज के सलाहकार बने। बालाजी विश्वनाथ ने शाहू महाराज का प्रशासन संभाला, साथ ही साथ राजनीति को नई दिशा दी। 1708 से 1714 के बीच बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य को एकत्रित किया। महारानी ताराबाई को परास्त करके सातारा को शाहू की राजधानी बनाया।
1714 तक शाहू महाराज छत्रपति बन गए। बालाजी विश्वनाथ पेशवा के पद पर आए, पर ध्यान दे पेशवा नाम की पदवी और मंत्रिमंडल की परंपरा मराठा शासन में पहले से मौजूद थी। बालाजी ने इसे बदल दिया। उन्होंने पेशवा के कार्यालय को केवल एक मंत्री पद नहीं रहने दिया, बल्कि इसे शासन का वास्तविक कार्यकारी केंद्र बना दिया। उन्होंने प्रशासनिक नीतियां लागू की, मराठा सरदारों के साथ समन्वय बनाया और छत्रपति के अधीन एक व्यवस्थित प्रशासन खड़ा कर दिया। इस तरह से शाहू के शासनकाल में पेशवा ने मराठा साम्राज्य को एक महासंघ बना दिया। हर सरदार स्वतंत्र था, पर छत्रपति और पेशवा के अधीन था। बालाजी विश्वनाथ के बाद उनका बेटा पहला बाजीराव पेशवा बन गया। बाजीराव मराठा इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली योद्धा थे। उन्होंने 20 साल में 41 लड़ाई लड़ी, सबके सब उन्होंने जीत ली थी। बाजीराव की तलवार बिजली की तरह चलती थी। इसी के बल पर उन्होंने मराठा साम्राज्य को उत्तर भारत तक पहुंचा दिया। बाजीराव ने दिल्ली तक मराठा ध्वज लहराने का संकल्प लिया। पेशवा बाजीराव के निधन के बाद सिंहासन पर बैठे उनके पुत्र पेशवा बालाजी बाजीराव, जिन्हें लोग प्यार से नाना साहेब कहते थे। 1740 से 1761 तक शासन संभाला। ये समय मराठा साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। मराठा सरदार अब देश के चारों दिशाओं में फैल चुके थे। दिल्ली, आगरा, बुंदेलखंड, बंगाल, हर जगह मराठा शक्ति थी। दिल्ली दरबार अब मराठा संरक्षण में था। मराठाओं ने 1752 में मुगल सम्राट दूसरे आलमगीर से संधि की, जिसके तहत मराठाओं को दिल्ली की रक्षा का अधिकार मिल गया। लेकिन दोस्तों, इतिहास हमेशा सर्कुलर घूमता है। दिल्ली की गद्दी मुगल बादशाह दूसरे शाह आलम के नाम पर थी, पर असल ताकत मराठाओं के पास थी। बाजीराव पेशवा का जो सपना था हिंदुस्तान में कटक से अटक तक मराठा साम्राज्य, उनके बेटे नाना साहेब ने पूरा किया था। लेकिन उसी दौरान उत्तर में एक नया खतरा मंडरा चुका था। अफगानिस्तान का बादशाह अहमद शाह अब्दाली, एक ऐसा नाम जिससे भारत की धरती पहली 6 बार कांप चुकी थी और अब 7वीं बार वो लौट रहा था। सन 1759 में अब्दाली को खबर मिली थी कि दिल्ली में मराठे अब बादशाह के भी मालिक बन चुके हैं। मुगल सरदार नजीब उद दौला, जो कभी मराठाओं से हारकर भाग चुका था, अब्दाली के पास पहुंचा और उसने बताया कि हिंदुस्तान अब तुम्हारे बिना किसी और का नहीं रह गया। अगर कुछ करना है तो अभी करो। नजीब उद दौला के साथ मदद मांगने के लिए अवध का राजा शुजा उद दौला भी था। अब्दाली के दिल में जलन थी, लेकिन पहले उसने इसमें दखलंदाजी करने के लिए ना बोल दिया। लेकिन नजीब और शुजा मदद के बदले में 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद अब्दाली ने हाँ भर दी और उसने कसम खाई कि वो दिल्ली लौटकर आएगा। दूसरी ओर पुणे में बैठा मराठा दरबार पेशवा नाना साहेब ने दिल्ली की रक्षा के लिए अपने सबसे वीर सरदार को भेजा, सदाशिवराव भाऊ, एक ऐसा सेनापति जो युद्ध में धर्म और सम्मान दोनों के साथ चलता था। उसके साथ नाना साहेब ने खुद का बेटा विश्वासराव को भी भेज दिया, जो पहली बार युद्ध लड़ने जा रहा था। इन दोनों के साथ था भारत का सबसे महान योद्धा महादजी शिंदे, जिसकी तलवार की धार सूरज की किरणों से भी तेज मानी जाती थी। लगभग 70,000 सैनिक, 200 तोपें और सैकड़ों घोड़े और हाथी, ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य काफिला था। मराठा सेना इतनी बड़ी ताकत के साथ 14 मार्च 1760 को पुणे से निकल पड़ी। रास्ते में इंदौर से होलकर की सेना उनके साथ जुड़ गई। ग्वालियर से शिंदे की सेना जुड़ गई। आखिरकार 2 अगस्त को मराठा सेना दिल्ली पहुंच गई। मराठाओं को उम्मीद थी कि जब वो उत्तर की ओर आएंगे तो राजपूत, जाट और सिख सब उनका साथ देंगे, पर नजीब उद दौला और अब्दाली की चालें पहले ही बीत चुकी थी। राजपूत तटस्थ हो गए, सिख अपने प्रदेशों में सिमट गए और जाट राजा सूरजमल, जो पहले मित्र थे, अब भाऊ से नाराज होकर अलग हो गए। मराठाओं को उत्तर में अकेलेपन का एहसास हुआ। सदाशिवराव भाऊ ने कहा, हम हिंदुस्तान के रक्षक हैं, कोई विदेशी हमें नहीं रोन सकता। लेकिन उनके उस हौसले में कहीं न कहीं कूटनीति की जगह कम पड़ गई। इसी दौरान अब्दाली भी चुप नहीं बैठा। 1759 में उसने अपनी सेना इकट्ठी की। किजिलबाश, बलूच, पठान, अफगान की काफिले, कुल मिलाकर 1 लाख से अधिक सेना लेकर वो लाहौर पहुंचा और फिर वहां से दिल्ली की ओर बढ़ा। इसके बाद वो रोहिल्ला इलाके में अनूप शहर के पास डेरा डालता है, जहां
अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की सेना उसके साथ जुड़ जाती है। अब उसके पास थी अफगान, रोहिल्ला और अवध की संयुक्त सेना। दूसरी तरफ सदाशिवराव भाऊ ने यमुना के दक्षिण में अपनी सेना जमाई। दोनों सेनाएं अब आमने सामने थी। बीच में सिर्फ एक मैदान था, पानीपत का मैदान। तेज ठंड पड़ी थी, चारों ओर धुंध और मैदान में फैला सन्नाटा। जनवरी 1761 की शुरुआत हुई तब मराठाओं के राशन खत्म होने लगे। अब्दाली ने उनके सप्लाई रूट काट दिए थे। भाऊ ने कई बार राजपूतों से मदद मांगी पर कोई नहीं आया। 14 जनवरी 1761 वो दिन जब इतिहास ने खुद अपनी सांसें रोक ली थी। सूरज लाल था, हवा में बारूद की गंध थी और सामने थे दो ऐसे सेनापति जिनके फैसले तय करने वाले थे आने वाले सैकड़ों सालों का भारत। सदाशिवराव भाऊ ने अपनी थकी हुई लेकिन गर्व से भरी सेना को देखा और कहा, आज का युद्ध सिर्फ जीत या हार का नहीं, अस्तित्व का है। तभी पहली बार तोप दागी गई, धरती हिली, आसमान गूंजा और शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे विनाशकारी संग्राम, पानीपत की तीसरी लड़ाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब धुआं छटा तो मैदान पर कौन खड़ा था, मराठा या अब्दाली? क्यों पेशवा नाना साहेब की आंखों से विश्वास उड़ गया? किसकी एक गलती ने पूरी हिंदुस्तान की दिशा बदल दी? इस युद्ध का अंत एक त्रासदी नहीं, एक नई शुरुआत थी। जानिए पानीपत की इस गाथा का वो रहस्य जिसने भारत को बदल दिया। पानीपत पार्ट 2 में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए क्योंकि अगला हिस्सा सिर्फ इतिहास नहीं, भारत का भाग्य बदलने वाला है।